नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विता रंजन पर। बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए रुक्मिणी प्रकाशन की जो किताब है उसका सेट नंबर 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग ज़रूर चैनल पे उस वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नों के आंसर बताने के साथ साथ मैं उससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो किताब है उसका सेट नंबर 1 से 13 तक चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ठीक है ना। तो देखिए, एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो कोरियोलिस बल है ये दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। ठीक, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के विभिन्न अक्षांश में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर कोरियोलिस बल कार्य करने लगता है। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की जो दिशा होती है वो दाईं ओर होती है, यानी कि राइट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में वायु की जो गति होती है वो बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोरियोलिस बल का अधिकतम प्रभाव जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, और कोरियोलिस बल का जो न्यूनतम प्रभाव होता है वो आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पे होता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो साल्टोरो कांगड़ी चोटी है ये भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है, और ये एक उबड़ खाबड़ पर्वत है जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? ठीक है, तो मृत सागर के साथ जो है भूमि सीमा जॉर्डन का है और इजराइल का है, फिलिस्तीन का है। ठीक है, तो जॉर्डन का है, फिलिस्तीन का है और इजराइल का है। लेबनान का जो सीमा है वो मृत सागर के साथ नहीं है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत से आपको क्या याद होना चाहिए? तो इसका पूर्वी देशांतर याद रख लीजिएगा। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत के लगभग बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, और ये याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, और दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो इस ऑप्शंस में से कौन है? तो नाइजीरिया है। ठीक है, और विश्व में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में है तो वो भारत में है। ठीक है, और भारत आगे बढ़ चुका है चीन से जनसंख्या के मामले में। यूरोप में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो रूस है। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है? यूएसए है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है? ब्राज़ील है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो नर्मदा है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है ना, ये जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि नर्मदा जो है एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घाना की राजधानी कौन है? तो घाना की जो राजधानी है वो अकरा है, अकरा। ठीक है ना, घाना की राजधानी है अकरा। और घाना का मुद्रा क्या है? तो यहाँ का मुद्रा है सेडी। ठीक है ना, कौन सा मुद्रा है? सेडी। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? ठीक है ना, तो ये जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से राजस्थान जो है यहाँ चाय की खेती नहीं होती है। ठीक है ना, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाय का उत्पादन जो है भारत में जो क्षेत्र है चाय उत्पादन का वो
ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी का जो क्षेत्र है असम में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, और नीलगिरी पहाड़ियों का जो क्षेत्र है तमिलनाडु में, इधर चाय का उत्पादन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि चाय जो है ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो होनी चाहिए वो 200 से 250 सेंटीमीटर आवश्यक होती है बारिश। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में है, करेक्ट है। रणथंबोर जो राजस्थान में है, करेक्ट है। मानस जो है असम में, करेक्ट है। ये बांदीपुर जो है ये तमिलनाडु में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ठीक है ना, तो ये पहला जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सजीवों में अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिकों के रूप में। निम्नलिखित में से एक तत्व सजीवों में जो नहीं पाया जाता है वो कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर सजीवों में जो है मैग्नीशियम, सोडियम और लौह, आयरन, ठीक है, पाया जाता है, बल्कि सिलिकॉन जो है ये सजीवों के शरीर में नहीं पाया जाने वाला तत्व है। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विषम जोड़ों का चयन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये ध्यान रखना है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंगीन वर्णक होते हैं, करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं, ये भी करेक्ट है। इलाओप्लास्ट जो है इसमें तेल अथवा वसा का संग्रहण, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है। ठीक है ना, प्रोटीन कणों का नहीं। ठीक है ना, मंड कणों के संग्रहण के लिए जिम्मेवार है, ये आपको ध्यान रखना है। एमाइलोप्लास्ट मंड के लिए जिम्मेवार है संग्रहण करने के लिए। तो पहला जो है हमारा विषम जोड़ी है, बाकी तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि भौतिक राशि जो होता है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक अदिश राशि, तो अदिश राशि में परिमाण होता है और मात्रक होता है, जैसे कि दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विभव, आयतन, क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि के उदाहरण है। और सदिश राशि जो होता है इसमें परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों होता है, जैसे कि बल, संवेग, आवेग, बल, युग्म, त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र, कोणीय वेग सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वो चली थी तो क्या होगा। ठीक है, तो यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वो चली थी तो औसत वेग जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, औसत वेग जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है ना, देखिए जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वो चली थी तो विस्थापन शून्य होगा। इसलिए औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय अवधि, तो औसत वेग कितना हो जाएगा यहाँ पे, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो बराबर है वो कितना है, 6.022 गुना 10 का पावर 23। ठीक है ना, कहा जाता क्या परिभाषा क्या है कि 1 मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत होती है, इसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ मात्रक रहित हैं। ठीक है, तो मात्रक इसमें से किस में नहीं है। तो देखिए ये जो मोललता है इसका मात्रक है। ठीक है ना, और नॉर्मलता का होता है, मोलरता का होता है, लेकिन ये जो मोल अंश होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मोल अंश को 100 से गुणा करने पर मोल प्रतिशत हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोलरता जो होता है विलय का मोल में मान एवं विलियन का लीटर में आयतन का अनुपात है। ठीक है, और मोलरता का जो इकाई होता है वो मोल पर लीटर होता है। ठीक, मोलरता र इसकी बात मैं कर रहा हूँ, मोलरता। ठीक है, और मोललता जो होता है वो विलय का मोल में मान एवं विलायक का 1 किलोग्राम में द्रव्यमान का अनुपात होता है। और मोललता का जो इकाई होता है वो मोल पर केजी होता है। ठीक है, और नॉर्मलता जो होता है वो विलय का ग्राम, तुल्यकी भार एवं विलियन का लीटर में आयतन का
अनुपात होता है। ठीक है, तो ये जो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो एशिया के निम्न देशों में से सबसे बड़ा जो तेल का उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो सऊदी अरब है। ठीक है ना, ए आंसर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं उनका एक संगठन है जिसका नाम ओपेक, संगठन का नाम क्या है? ओपेक है। ठीक है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि पेट्रोलियम जो होता है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा जो संरक्षित भंडार है वो वेनेजुएला के पास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ठीक है, तो भारत का अगर स्थान हम लोग देखें तो भारत इसमें से अग्रणी है। किसमें? तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है वो अग्रणी है। ठीक है ना, तांबा जो है, तांबा के उत्पादन में चिली का जो स्थान है विश्व में प्रथम स्थान है। जिप्सम और लॉ ऐश के उत्पादन में चीन का स्थान दुनिया में प्रथम है। ठीक है, और हमारे यहाँ भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो वो जो धार्मिक समूह है जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर दर्ज की गई है वो जैन समुदाय है। ठीक है ना, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो 74.04%, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुरुषों की साक्षरता जो थी वो कितनी? 82.14%, और महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 65.46%। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैन जो है, जैन समुदाय, उसकी जो प्रतिशत है साक्षरता प्रतिशत वो 86.73%। ठीक है ना, हिंदू धर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो 63.60%, मुस्लिमों में देखेंगे तो 57.28%, और ईसाई धर्म में देखेंगे तो 74.34%। तो हमारा परसेंटेज अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर प्रतिशत तो वो कहाँ है? तो जैन समुदाय में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो उज्जैन क्षिप्रा नदी करेक्ट है। ठीक है ना, ये करेक्ट है, और यहीं पे जो है कुंभ का मेला लगता है, आपको पता होना चाहिए। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है, और जबलपुर जो है वो झेलम नदी के तट पर नहीं बल्कि जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो हमारा डी है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो संबंधित है किससे? तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में। ठीक है ना, और भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित बातें दी गई हैं। ठीक है, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है वो भारतीय संविधान की प्रथम सूची से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में, ठीक है, वहाँ दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 जो है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से है। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो ये कौन सा विधेयक था? 122वां संशोधन विधेयक 2014। ठीक है, और इसके थ्रू जो है संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ये जो 101वां आपको दिख रहा है, ये 101वां संविधान संशोधन जो है वो आपका जीएसटी से संबंधित है। ठीक है,
और भारत में पूछा जाएगा कि जीएसटी कब से लागू किया गया है, तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये आपको भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और कानून के समक्ष समता सबको प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी जो है सबको उपलब्ध है। तो पूछ रहा है कि वो अधिक बताना है मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1 और 3। ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान वहाँ पे दिया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त इसमें अधिकार के बारे में बात की गई है। 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्यों की सूची दी गई है वो अनुच्छेद है 243 जी। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया है और इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 243 ई क्या बोलता है? तो 243 ई जो है इसके तहत निकाय के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है, ऐसा प्रावधान किया गया है। और 243 डी में क्या प्रावधान है? तो सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये इस बारे में जिक्र है उसमें। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। 243 आई और 243 वाई द्वारा वित्त आयोग के कर अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चारों कथन को हम लोग पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है। ठीक है, ये जो आपका स्थगन कर सकता है लिखा है तो ये ठीक है, कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं। ठीक है ना, ये सेंटेंस जो है आपका ये रॉन्ग है। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, वो विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान है कि संसद जो है विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकता है और अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना की व्याख्या की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य का कौन सा परास में प्रकाश संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय विकिरण है? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है आपका 400 से 700। ठीक है, 400 से 700 परास में, एनएम परास में ये जो आपका संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय विकिरण है। ठीक है ना, और आपको और जानकारी इसमें मैं बता देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण यानी कि PAR सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर का वर्णक्रमीय श्रेणी का परास है, जिसे प्रकाश संश्लेषी जीव प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि वायवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? ठीक है, तो वायवीय जीवों में श्वसन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला पर स्थित इलेक्ट्रॉन है, परिवहन तंत्र द्वारा अंदर गति करते हैं और बहुत ऊर्जा मुक्त करते हैं जो ATP संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकीय फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ़ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्योंकि? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है। सूर्य का प्रकाश पहाड़ों पर स्थित बर्फ पर समान रूप से पड़ता है,
फिर भी संपूर्ण बर्फ एक साथ नहीं पिघलता है। क्या होता है कि बर्फ के अंदर स्थित गुप्त ऊष्मा अत्यधिक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा उसे पूर्णतः प्रभावित नहीं कर पाती, बल्कि बर्फ का ऊपरी भाग ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। ठीक है, तो जो घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती है वो कौन सी नहीं होती है? तो देखिए, ये जो व्यतिकरण है होती है, परावर्तन होती है, विवर्तन होता है, ये ध्रुवन की जो घटना है ये ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, क्योंकि ये जो ध्रुवन की घटना है अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है। ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव्स में संभव है, जैसे कि प्रकाश। और ये जो हमारा ध्वनि तरंग है ये जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ये कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, तो इसमें ध्रुवन की घटना यानी कि पोलराइजेशन की घटना नहीं होती है। ठीक, ये जो ध्रुवन की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कैसी है? जिसमें प्रकाश की तरंगें केवल एक निश्चित दिशा में दोलन करती हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की जो घटना है वो यानी कि पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से योगज बहुलक हैं? और आपके पास ऑप्शन है नायलॉन, मेलेमिन, फार्मेल्डिहाइड, रेजिन, ठीक है, ऑर्लोन और पॉलीथीन, ये 4 ऑप्शन है। तो योगज बहुलक आपसे पूछ रहा है, तो ये जो ऑर्लोन है ये आपका योगज बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, और यह जो है कैसे प्राप्त होते हैं? तो एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो योगज बहुलक में हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्लोन। ठीक, ये जो आपका नायलॉन है ये संघनन बहुलक का उदाहरण है, नायलॉन। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? संविधान में भाग 15 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भाग 15। ठीक है, और 324 से 329 तक, ठीक है ना, निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है भाग 15 में। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 की हुई थी, और यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, ये भी आपको चलिए ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, और 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, रॉन्ग। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, रॉन्ग। ठीक है ना, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, भारत में जो आपातकाल लगा था वो आप ध्यान रखिएगा टोटल 21 महीने के लिए लगा हुआ था। ठीक है, 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपातकाल है इससे संबंधित जो उपबंध हैं भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से, ठीक है, 352 से 360 तक उल्लिखित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था? ये हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। दूसरा है कि रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। तो ये सेकंड वाला तो पक्का गलत है। ठीक है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है ना, उसके बाद एक नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ये जो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, और ये जो नील विद्रोह था आपको बंगाल के किसानों के द्वारा 1859-60 में आरंभ किया गया था, और इसका प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों द्वारा अधिक लाभ की इच्छा से बलपूर्वक किसानों की नील की कृषि के लिए किया जा रहा था।
ठीक है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए, और एक और चीज़ याद रखिएगा, नील दर्पण नाम से एक नाटक था जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो नील विद्रोह था यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था, ठीक है ना। और नादिया जिले में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखा था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए, ये आपका जो नमक सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ये मामला था, ये 1919, ठीक है। उसके बाद आइए असहयोग, ये 1920, ठीक है, शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आप देख लीजिए 2413 यानी कि सी आंसर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया था? बिल्कुल नहीं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, गांधी इरविन समझौते पर 1926 में नहीं बल्कि 1931 में हस्ताक्षर हुआ था। और साइमन कमीशन 1932 में भारत नहीं आया था। ठीक है, ये साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। ठीक, और ये 1919 में पारित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है 1929 में पारित किया गया था, यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, और गांधी इरविन समझौता मैंने बता ही दिया आपको कि ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना। और ये जो बाल विवाह निरोधक एक्ट है, इसको सदन में पेश करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हरविलास शारदा, और उसी वजह से इसको हम लोग शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये शाही सड़क का जो निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने करवाया था। कि शेरशाह सूरी जो है सुल्तान बनने से पहले हजरत आला की उपाधि उसने अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि भी उसने अपनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। ठीक है ना। और किसके कार्यकाल में? तो अशोक के शासन में इसको आयोजन इसका हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो उसका आयोजन राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? ठीक है, तो ये जो नीति थी वो कौन सी थी? रॉलेट अधिनियम। ठीक है, ठीक है, और इसको काला कानून का दर्जा लोगों ने दिया था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, तो देखिए, प्रार्थना समाज जो था उससे संबंधित कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और उसके बाद यंग इंडिया, यंग इंडिया से किसका संबंध है? मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी, ये कौन संबंधित हैं? गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज, ये किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मजदायन, ये संबंधित है नौरोजी फुरदोजन से। ठीक है, तो आपको हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट हो। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो भारत में रेलवे का शुभारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, ये हम लोगों के भारत में रेलवे की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आधार नाल से संबंधित जो इसमें ग्रंथि नहीं है वो कौन सा है? तो वो है आपका एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जो है ये आपका वृक्क के ऊपर शीर्ष पर स्थित होती है, जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ये जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं जिनको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं,
ये ऐसे हार्मोन उत्पन्न करती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव के प्रति प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, तो बाकी जो अग्नाशय है, यकृत है और लार ग्रंथियाँ हैं, ये आहार नाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जंतुओं का मिलान करना है उनके श्वसन अंग से। ठीक है, तो देखिए केचुआ जो है तो आर्द्र क्यूटिकल, ठीक है, और जलीय कीट जो है ये हम लोग श्वास नली, ठीक है, और मछलियाँ जो है वो आप जानते ही हैं कि क्लोम, और पक्षी जो है वो फेफड़ा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए का 1, बी का 4। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता? ठीक है, तो पायस को गर्म करके तोड़ा जा सकता है, ठीक, हीमन करके तोड़ा जा सकता है, ऊर्ध्वपातन करके तोड़ा जा सकता है, लेकिन पायस को परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर नहीं हम लोग कभी भी तोड़ सकते हैं। तो पायस को 2 विधि द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, एक तो परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर, दूसरा पायसीकारक एजेंट मिलाने पर। उसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में। ठीक है, 1929, ये ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे। ठीक, और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिकता प्रदान करने हेतु हमारे संविधान को पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, तो तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से दयानंद सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है HDFC बैंक। ठीक है ना। चलिए, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो जुलाई 2025 तक अगर हम लोग देखें तो भारत में टोटल 58 जो है बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो 107वां जो सदस्य बना है वो मोल्दोवा बना है। ठीक है ना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था COP21, उसी के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए, तो मोल्दोवा जो है ये इसका 107वां सदस्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वो सम्मानित किया गया है इंग्लैंड में। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है एटाना बोनमती ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा हुई है बिहार में हुई है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, और 2025 वाले जनसंख्या दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल खिताब जीत लिया है? तो महिला खिताब की बात हो रही है। 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस खिताब जो जीता है कोको गॉफ ने, ठीक है ना, कोको गॉफ, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कहाँ की है? अमेरिका की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। CO2 और H2O का सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर से निष्कासन होता है, ठीक है। सांस जब हम लोग छोड़ते हैं तो CO2 बहुत मात्रा में छोड़ते हैं, और H2O तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस हवा में भी जलवाष्प होता है पसीने के माध्यम से, ठीक है। फिर हम लोग यूरिनेशन करते हैं, उसमें हम लोग पानी की मात्रा बाहर निष्कासित करते हैं, ठीक। आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो पहला क्या है कि साबुन के मिसेल का बनना सभी तापों पर संभव है? नहीं, सभी तापों पर संभव नहीं है। साबुनों के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा मिल गया सही सेंटेंस, ठीक है ना। देखिए, मिसेल का निर्माण क्रांतिक मिसेल सांद्रता के उच्च मान पर होता है तथा तनुकरण पर यह वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। सेकेंड जो सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम के जो गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है वो कौन है? राजीव अग्रवाल। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो खरोष्टी लिपि जो है वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है ना। और सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में ही पाई गई है, ठीक। वैसे अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में है, ब्राह्मी, अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी, ठीक है। लेकिन जो खरोष्टी में है वो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में पाया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, ठीक है। तो 1951 में भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली, ठीक है। और यह हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। ये आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 1980 के दशक के बारे में बात हो रही है, तो ये कितनी थी? 38.6%, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे तो जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 55% है, ठीक है। कि बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? तो बारबाडोस की जो राजधानी है वो कौन है? ब्रिज टाउन, ठीक है ना। और बारबाडोस का मुद्रा अगर हम लोग बात करें तो डॉलर है, ठीक है। और ये बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। बहरीन जो है उसकी राजधानी है मनामा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल जो है वो दलाई लामा की आत्मकथा है, ठीक है। दलाई लामा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जवाब दीजिए। पहला है कि सुकन्या समृद्धि योजना, दूसरा है अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कालानुक्रम सजाएंगे तो सबसे पहले शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये होगा फर्स्ट पे। उसके बाद मेक इन इंडिया, उसके बाद सुकन्या समृद्धि, उसके बाद अटल पेंशन। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये ए आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए सुकन्या समृद्धि जो शुरू हुआ था वो 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन हुआ था 9 मई 2015, ठीक है। और 28 अगस्त 2014 को हुआ था
प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो श्रीलंका में एक पर्वत है बटालेगाला, ठीक है ना। इसी पर्वत का नाम यूरोप के व्यक्तियों के द्वारा बाइबल रॉक रखा गया है। विषाणु और विरोइड में क्या अंतर है? तो सबसे जो नॉर्मल इसमें हमको जो दिख रहा है आंसर, वो क्या दिख रहा है? विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, बल्कि विरोइड में नहीं पाया जाता है। तो बी हमारा आंसर हो जाता है। विरोइड बहुत ही छोटे संक्रामक रोगजनकों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और विरोइड जो होते हैं वो केवल एक वृत्तीय छोटे स्ट्रैंड आरएनए के बने होते हैं, जिस पर प्रोटीन का कवच भी नहीं होता है। और विषाणु जो होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों होता है, और उस पर प्रोटीन का कवच भी होता है। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। पसलियाँ कहाँ पर जुड़ी होती हैं? तो पसलियाँ जो हैं वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि पसलियाँ कहाँ पर जुड़ी होती हैं? तो पसलियाँ जो होती हैं ना, ये आपके स्टर्नम पर जुड़ी होती हैं, ठीक। ये स्टर्नम क्या है? तो छाती के बीच में त्वचा के ठीक नीचे मौजूद एक चपटी हड्डी है। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें 3 भाग होते हैं, यानी कि मैनुब्रियम सबसे ऊपरी हिस्सा, बॉडी बीच का हिस्सा, और जिफोइड, ठीक है, वो हड्डी का सिरा होता है, ठीक है। तो इसी से पसलियों का जुड़ाव होता है। पसलियों की संख्या क्या है? तो 12 जोड़ों में पसलियाँ हमारी पाई जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक जो है क्या परिवर्तित करते हैं? अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा, ठीक है ना। उत्प्रेरक जो होते हैं यानी कि जो कैटालिस्ट हैं, ये अभिक्रिया की सक्रियन ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। यह जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। और उत्प्रेरक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक तापमान या दबाव को भी कम कर सकते हैं। कुछ उत्प्रेरक के उदाहरण जैसे मान लीजिए एंजाइम है, अम्ल क्षार उत्प्रेरक आदि हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 3 मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया बहुत आराम से। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए